नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पुंछ हमले में शामिल आतंकियों के 3 स्थानीय मददगारों को आज गिरफ्तार किया गया है। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी जिले के दरहाल इलाके में चल रहे तलाशी अभियान की समीक्षा के बाद हमले से जुड़ी कई चौंकाने वाली चीजें साझा की हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि पुंछ के भाटा धूरिया इलाके में 20 अप्रैल को हुए हमले को स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता था। आतंकियों ने, आपको बता दें कि इस हमले में हमारे 5 जवानों को शहीद किया था। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। उसमें खास तौर पे वो लोग जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उनकी पूछताछ जारी है। They are Pakistani terrorists. Earlier there was a report of a local terrorist also moving along with them, but they are Pakistani terrorists. तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के कुछ बयान आपने सुने। उन्होंने कई चीजें साझा की हैं और बताया है कि हमले में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। पहले राखें की गई, फिर उसके बाद इस हमले को स्थानीय लोगों की मदद से अंजाम दिया गया। ऐसी बातें डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से की गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाहर के दुश्मनों से तो वैसे ही सामना है, उनसे लड़ ही रही है फौज और एजेंसियां, तो दूसरी तरफ जो घर के अंदर के दुश्मन हैं उन्हें कैसे नेस्तनाबूद किया जाए और उन्हें किस तरीके से दबोचा जाए। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। जैसे कि हमने कहा कि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, कई संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ अशोक कुमार अत्री साहब जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ये इस तरह के कामकाज को उन्होंने काफी करीब से देखा है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा चैलेंज होता है जब बाहर के दुश्मनों से पहले ही हम लड़ रहे होते हैं, तो अंदर के दुश्मनों को कैसे ढूंढ निकाला जाए और उन्हें कैसे खत्म किया जाए और कैसे अपने मुल्क को बचाया जाए। कितना बड़ा चैलेंज होता है सुरक्षा एजेंसियों के सामने, साथ ही साथ सेना के सामने। इसके अलावा एडवोकेट आरिस पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं। अत्री साहब, आपका भी स्वागत वक्त देने के लिए। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब जो कि सीनियर लीडर हैं जेकेएनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी इस्तकबाल, स्वागत करते हैं इस खास विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान जिनके बगैर इस चर्चा को अधूरा ही माना जाएगा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर धमान साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आपका भी स्वागत करते हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अशोक अत्री साहब आपसे शुरुआत करूं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि बाहर के दुश्मनों से लड़ना कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक तरह से उनकी रणनीति और किसी भी तरीके से उनसे लड़ने के लिए तैयारी होती है, लेकिन अंदर के दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए, ये एक तरफ से एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह का रद्दमल आपने भी प्रतिक्रिया आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि बगैर स्थानीय समर्थन के इस तरह के हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जब इस तरह की बातें होती हैं तो कितना बड़ा चैलेंज होता है फौज के सामने, पुलिस के सामने। इस हवाले से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ऐसा है कि जो बीच के दुश्मन से तो हम 1990 से लड़ रहे हैं, जब से ये उग्रवाद का शुरुआत हुई थी हमारे जम्मू कश्मीर में। और उसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और कहीं कहीं आर्मी को भी इन्वॉल्व करके बड़ा मिलिटेंसी को काफी हद तक कम करने में काफी कामयाब मिली है। और ये 15 साल से लड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी हमें न्यू स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और अभी उग्रवाद से कुछ हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं ये जो हादसा हुआ है जिसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पुंछ जो टेररिस्ट अभी रिसेंट हादसा हुआ जिसमें हमारे 5 जवान मारे गए हैं जी। तो इसमें मैंने देखा है, जो क्लिपिंग मैं देख रहा हूं उसमें देखने में यही आ रहा है कि
हर एक आदमी जो है अंदाजे से जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है या मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि साहब इसमें फायरिंग हुई, ग्रेनेड चला, फिर आग लग गई, 3 मिलिटेंट थे, 5 मिलिटेंट थे, 7 मिलिटेंट थे। तो मुझे लगता है कि ये एक इंक्वायरी का विषय है और जब तक इसमें एक प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी नहीं होती और उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती और ये कहना कि साहब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये एक मिस्ट्री है। कोई हमारे पास आई विटनेस तो है नहीं जो स्पॉट में मालूम था जो ये बताया कि एक्चुअली हुआ क्या है जी। एक तो ये बात है। दूसरा, इसमें बहुत सी चीजें देखने की, इसका एक ही रीजन नहीं हो सकता, इसमें बहुत सी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। पहला तो सवाल ये पैदा होता है, मैं भी इसी राजौरी पुंछ में डीआईजी रहा हूं और हमारे टाइम में मिलिटेंसी फ्री था ये राजौरी पुंछ जोन, यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं थी जी। व्हेन आई लेफ्ट दिस जोन। और काफी देर तक जो है यहाँ शांति बनी रही, काफी हद तक, जबकि ये डांगरी का इंसिडेंट नहीं हुआ। या उससे पहले अक्टूबर में जो हमारे 15 जवान मारे गए थे इसी एरिया में, तो उससे पहले ये ठीक ही था, सारा पीसफुल था ये जी। तो इसमें एक तो ये देखने वाली बात है कि सब ये जो आर्मी की व्हीकल, एक गाड़ी को किसने जाने दिया, क्यों जाने दिया? आर्मी की एक अकेली गाड़ी कभी मूव नहीं करती है, नंबर 1। और नंबर 2, जब भी वैसे भी क्योंकि रोड सेंसिटिव है या आरओपी होती है, और आरओपी मोस्टली पहले आर्मी लोग लगाते थे, अदरवाइज सीआरपी या पैरामिलिट्री फोर्स ने टेक ओवर कर ली, उन लोगों की आरओपी होती है। और क्लिपिंग में ये भी देखा गया जब गाड़ी को आग लगी है वहां पे कोई दूसरी गाड़ी आर्मी के नहीं है, मैं इस बिना पे ये बात कह रहा हूं। और कुछ सिविलियंस लोग देखे गए हैं जो कि गाड़ी को आग बुझा रहे थे ये। तो दैट शोज के इस एंगल को देखने की जरूरत है कि ये किसके ऑर्डर से किसने ये एक सिंगल गाड़ी जो है उस रूट पे जाने दी जी। और हमने जो है 5 जवान जो है शहीद हो गए, 5 जवानों के जो है हमें खोना पड़ा। और इस तरह की शहादत जो है वो यानी काबिल अत्री बर्दाश्त साहब नहीं आपका है। ये कहना है कि कहीं न कहीं लूप होल्स रहे हैं, कुछ न कुछ लापरवाहियां रही हैं, जिसकी तरफ आप इशारा करते हुए दिखाई दे रहे थे। ब्रिगेडियर धीमान साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। आज 3 जो स्थानीय मददगार, लौटूंगी अत्री साहब आपके पास। ब्रिगेडियर धीमान साहब जो मौजूद हैं इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। जिस तरह से अत्री साहब बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं चाहूंगी कि जो बात अब डीजीपी की तरफ से कही गई है, 3 जो मददगार थे आतंकियों की, उन्हें धर दबोचा गया है, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही, कई संदिग्ध भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये अमल जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इससे पहले ये घटना जो हुई उसके पीछे के जो निशानात है उस पर कहीं ना कहीं अत्री साहब सवाल खड़े कर रहे थे। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मैं अत्री साहब बहुत ही रिस्पेक्टेबल जम्मू के हमारे सिटीजन हैं, इनके ऊपर कोई भी कमेंट करना मेरे लिए बेवकूफी होगी। बट मैं ये जरूर 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने प्रतिक्रिया मांगी है। इट इज वेरी नॉर्मल फॉर ब्यूरोक्रेसी कि कुछ भी हो जाए, ऑर्डर इंक्वायरी, देखेंगे क्या हुआ। मुझे पहले ये बताइए, डांगरी में जो लोग मारे गए थे वहां पे जो सेकंड इंसिडेंट हुआ था उसकी कोई इंक्वायरी आज तक हुई है? या अगर हुई है तो उसका क्या रिजल्ट निकला है? देयर इज नथिंग। बट देन पॉइंट इज, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अ ब्लेम गेम। यस, एक गाड़ी अकेली क्यों गई, आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम आप ये भी समझिए, जिस किसी ने भी ये हमला किया है, इट इज अ वेल प्लान्ड अटैक। और ये अटैक करने का जो तरीका है, ये आर्मी की ही एम्बुश की जो पैम्फलेट है उसमें से निकला है। प्रॉपर तरीके से एक ग्रेनेड फेंका गया ताकि गाड़ी रुके उसके सामने, उसके बाद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से फायरिंग की गई गाड़ी के ऊपर, एक जिलेटिन स्टिकी बॉम्ब्स के साथ राइट ऑन द पेट्रोल टैंक, ताकि इमीडिएटली वो आग लगे और वो लोग बाहर निकलने में कामयाब ना हो सकें। और फिर दूसरी तरफ से फायरिंग की गाड़ी के पीछे, ताकि अगर बाहर निकलने की कोशिश करें वो जवान तो बाहर ना निकल सकें। अब ये जो चीज है ये प्रॉपर्ली प्लान्ड रेकीड है। तो वहां पे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो तंत्र, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो कोई भी हो, ग्राउंड पे हैं, आपको मालूम है कौन है ग्राउंड पे, उनकी इंटेलिजेंस कहां थी? उन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि कोई आदमी आगे इतने डिटेल तरीके से आगे प्लानिंग करे और फिर उसको एग्जीक्यूट करे जी। और इसके अलावा जो आपके डीजीपी साहब ने बोला है कि हमको यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद चाहिए, तो ये जिस दिन डांगरी अटैक हुआ था और होम मिनिस्टर का बयान आया था कि हम यहाँ पे 18 कंपनीज सीआरपीएफ की बढ़ा रहे हैं,
ये वही इलाका है राजौरी पुंछ का। तो उस दिन भी मैंने ये कहा था और मैं अभी भी मानता हूं कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस, हम लोग ये काउंटर इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं पिछले 30, 35, 40 साल से और डिफरेंट जगहों पे, परंतु अब हमारे पास मौका आ गया है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। तो मैं अपने साथी पैनलिस्ट से सहमत नहीं हूं कि हम 41 साल से कोई काम कर रहे हैं तो हमें स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। और इस वक्त स्ट्रैटेजी में मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग कि आप ग्राउंड के और बूट्स इंक्रीज करिए, 18 कंपनीज भेजेंगे, नाके लगेंगे, लोगों की सर्च होगी, लोग ज्यादा परेशान होंगे, आपके अगेंस्ट जाएंगे। रादर आप अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस को सुदृढ़ करिए और जो भी कोई संदिग्ध बंदा मिलता है उसको एलिमिनेट करिए। और स्थानीय लोगों को, जैसा कि डीजीपी साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला, उनको इंकरेज करिए कि कोई भी बंदा कोई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मिलता है उसको रिपोर्ट करो। अभी यहां मैं आपको ये बता दूं कि एक जो बंदा पकड़ा गया है उसने बोला है कि उसने अपने घर में 3 या 4 दिन या पता नहीं सम ड्यूरेशन 1 वीक उनको अपने घर में रखा था। तो दैट मीन्स एक टेररिस्ट जो अक्रॉस द बॉर्डर आया है वो एक सिविलियन के घर में रह रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बीट कांस्टेबल है वहां पे, उसको क्यों नहीं पता चला कि इस गांव में या यहाँ पे कोई बाहर का बंदा है? तो ये सब चीजें लोगों के साथ, अगर पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम ये सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के बस की बाहर है। ये जो अपने स्थानीय लोग हैं उन्होंने जाके पुलिस को बताना था या सिक्योरिटी फोर्सेस को या आरआर को बताना था कि इस घर में कोई आदमी रह रहा है पिछले इतने दिनों से, वो यहाँ का लोकल नहीं है। तो वो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जम्मू कश्मीर की सीआईडी है, लोकल है। ब्रिगेडियर धीमान साहब लौटेंगे। लोकल कनेक्शन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। कुछ देर पहले अशोक कुमार अत्री साहब ने भी कहा था कि ये पहला वाकया नहीं जिसमें लोकल कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। 15 सालों से ऐसा हम सुनते आए हैं और इसके खिलाफ जंग जारी है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इकबाल खान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हमेशा जम्मू कश्मीर में जब इस तरह का हमला होता है कई दफा देखने को मिलता है लोकल कनेक्शन। अब इस मामले को लेकर भी अगर हम देख लें तो लोकल कनेक्शन जो है सामने आ रहा है। आखिर इस चीज को कैसे खत्म किया जाए? लोकल लोग अगर किसी आतंकियों के मददगार को या फिर आतंकियों को पनाह देते हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इससे कैसे निपटा जाए? कुछ लोगों की वजह से कई लोगों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकल, जब तक कि आप लोकल सिविलियंस को ऑन बोर्ड नहीं लोगे तो ये वारदातें जो हैं इनको आप रोक नहीं सकोगे, इसमें कोई शक नहीं। इसमें मल्टी टाइड जो है एजेंसीज है। अब इसमें कोई भी एजेंसीज, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज हों या आर्मी एजेंसीज हों या सिविल पुलिस की एजेंसीज हों, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा है सबका, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सिविलियन, तो आजकल की इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, गांव में भी, पहले ये शहरों में होता था, गांव में भी अब किसी कोई केयर नहीं करता कि दूसरे घर में कौन है। कोई आदमी किसी के घर को जाकर नहीं दरवाजा खटखटाता है। वो जो पहले अलूफनेस होती थी सिटीज में, अब वो गांव में भी है। ये एक नई, दिस इज अ सोसाइटल फिनोमेना, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पड़ोसी को ये पता हो कि यहाँ अंदर कोई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपका जब कुछ दिन पहले ही, कोई बहुत अरसा नहीं गुजरा जी, जब ढांगरी में अटैक हुआ, सिविलियन को शहीद किया गया, उसके बाद हमें ये भी नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चल सका वो आदमी आए कहां से और गए कहां। आसमान से, ना तो आसमान से वो गिरते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके ही आते हैं जी। हमारी इंटेलिजेंस की एक लेयर नहीं, कई लेयर्स हैं जो बॉर्डर्स पर भी काम करती हैं। और राजौरी पुंछ एज अ होल एक बॉर्डर माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वैली में भी उतनी फोर्सेस होंगी जितनी राजौरी पुंछ में है। उसकी वजह यह कि बॉर्डर एरिया है, ठीक है, आज से नहीं बहुत अरसा से है। तो देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो मुझे लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है और इंटेलिजेंस फेलियर है, साथ ही साथ सिक्योरिटी लैप्स है। एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब, कोऑर्डिनेशन नहीं
जी, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार, इससे पहले डांगरी और जब ये पुंछ हमला हुआ, अब उस वक्त ये खबर सामने आई कि डांगरी हमले में जो आतंकी शामिल थे वही पुंछ हमले में भी शामिल थे। ऐसी खबरें इनपुट्स आई सोर्सेज के जरिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर था और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी लैप्स था। इससे पहले भी हमले होते रहे, आखिर उससे क्यों नहीं सीखा जा रहा है? और अभी तक नहीं पता चल पाया, जैसे कि मुजफ्फर इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि डांगरी में कौन कहां से आया था, अभी तक पता नहीं चल पाया। देखिए, पिछले चंद वर्षों से और विशेषकर वर्ष 2014 से भारत की जो पॉलिसी और जो पोस्चरिंग है टुवर्ड्स टेररिज्म, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज, मैं बार बार कहता हूं कि टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत ने टेररिज्म के विरुद्ध ली है। अब परमिसिबल और नॉट परमिसिबल टेररिज्म कोई नहीं है। टेररिज्म टेररिज्म है। और ये मोदी सरकार की जिसे कहते हैं एक टफ जिसे कहते हैं नीति, चाहे उड़ी बालाकोट हो, चाहे ढोकलाम और चाहे गालवान हो, मोदी सरकार साफ और स्पष्ट और स्थिर खड़ी है। और आज टेररिज्म जिसे कहते हैं ग्लोबल, कोई भी अगर आपको ये भारत की डिप्लोमेसी स्किल्स भी देखेंगे, कोई भी ग्लोबल डिबेट, कोई भी इंटरनेशनल अगर कोई सेमिनार या कोई इंटरनेशनल बीट हो, तो ग्लोबल टेररिज्म हमेशा सेंटर स्टेज पे रहता है। जहां भारत की बात करें, अब एक तो नक्सलवाद झारखंड और छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी टर्बुलेंस थी, और जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म पे भारत सरकार ने कॉन्सिडरेबल अचीवमेंट्स ली हैं। और हम यहां की पैरामिलिट्री ठीक है, इट इज ए सिक्योरिटी इंटरनल मेजर। अगर कोई लैप्स है, इट नीड्स टू बी प्रूव्ड। हम उसमें पॉलिटिकल कमेंट ना करें और उसमें प्रोब में बिल्कुल फुल प्रूफ स्टेप सरकार उठाए, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर की पैरामिलिट्री फोर्सेज और खासकर हमारे जो पुलिस के जवान, ये इन्हीं लोगों की वजह से सरकार ने तो वहां से नीति बनाई है। ये नहीं तो 24/7 का काम है। आज डायरेक्टर जनरल पुलिस अगर वहां पे बोले, बड़ी प्लेन टॉक की है, वी अप्रिशिएट इट। उन्हें एक्सेप्ट किया कि एक आदमी निसार जो 1990 से शायद ओवरग्राउंड वर्कर है पुलिस के रिकॉर्ड में, पाकिस्तान के साथ उसका ड्रोन भी उसने लिया, मटेरियल भी उसने लिया, और उसने इनको हाउस भी किया, इनको रास्ता भी बताया। तो दैट्स वन पार्ट। हमें कम से कम इनकी प्रेज, कम से कम इनके साथ जिसे कहते हैं फोर्सेस का मोरल तो कम से कम हमें बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार को भी सबसे पहले हमें शाबाशी देनी पड़ेगी। लेकिन देयर इज ए कॉशन, जैसे मैं पॉजिटिव नोट पे बोलूंगा, हमारे दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से साथी लगा रहे हैं कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म शुड बिकम ए मास मूवमेंट। लोगों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों में इसका जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन खत्म करने के लिए वो किस तरीके से होगा, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी की डेवलपमेंट, लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में या का गैप, सिक्योरिटी फोर्सेज एक सिविल पार्टिसिपेशन में कैसे आ सकती है। मुजफ्फर इकबाल साहब ये भी कह रहे थे कि ऑन बोर्ड लोकल को लेना होगा। आपकी भी बातें कहीं किसी हद तक सही हैं, और वही मुजफ्फर इकबाल साहब की बातें भी सही हैं कि एक टेररिस्ट को अगर स्थानीय पनाह देते हैं तो आखिर ये क्यों मुमकिन हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, इस पर करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको बता दें कि पुंछ हमले में आतंकियों के 3 मददगारों को आज धर दबोचा गया है, गिरफ्तार किया गया है। आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। अशोक कुमार अत्री साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी सवाल के साथ। जैसा कि चर्चा कर रहे थे तो इसमें सवाल उठा कि ऑन बोर्ड लाना चाहिए लोकल्स को, क्योंकि लोकल्स आतंकियों को सहारा दे रहे हैं, वो घरों में रह रहे हैं। आखिर अगर लोकल्स को ऑन बोर्ड लाने की बात हो रही है तो उन्हें ऑन बोर्ड कैसे लाया जाए, और अगर उन्हें ऑन बोर्ड लाया जाना इतना आसान है तो क्या इस मसले का हल वहीं से निकल जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर लोगों को अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे भरोसा हो, और जैसे बहुत से प्रोग्राम जो है पुलिस जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वो लागू करती है, लोगों के पास जाती है, लोगों के साथ मिलती है। लेकिन टेररिज्म पर फाइट करने का एक डिफरेंट तरीका है। एक हो सकता है कि ठीक है, जब लोगों के साथ अच्छे लाइजन होना चाहिए, अच्छे कॉन्टेक्ट होने चाहिए, और जब आप टेररिज्म से आप लड़ रहे हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि इसमें जो बहुत सी चीजें जो है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास, हमारे पास सोर्सेज होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे पास है, और उसके अलावा हमारे अपने जो है लोगों के बीच में हमारे लोग होते हैं, या ऐसे लोग जो टेररिस्ट जो सजा भुगत के आए हैं या सरेंडर्ड है या जिन्होंने मिलिटेंसी छोड़ दी है, आज भी हमारे लिस्ट पे होते हैं, हमसे बात करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं उनको। जी। अगर कोई का ये कहना कि एक आदमी जो है 1990 में भी उनके साथ काम करता था और टेररिस्ट को शेल्टर देता था और
अगर आज भी उसी के घर में या उसी की जो है वो स्पोर्ट की वजह से अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर पाया है जम्मू कश्मीर में और इस हादसे को अंजाम दे सका है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो कुछ ये देखने की जरूरत है कि उस ऐसे आदमी को ब्रिगेडियर क्यों दीवान पुलिस साहब, स्टेशन बार बुलाया बार जाता है, बात वहीं उसकी पर कैसे पहुंच जाती निगरानी की जा रही थी है जहां से एजेंसीज शुरू के होती है, वगैरह। जो सवाल किया जाता है वही कहीं न कहीं सवाल उलट कर फिर वापस आ जाता है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऑन बोर्ड लाने की बात हो रही है, कैसे ये ऑन बोर्ड, अभी अत्री साहब ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ कैसे जो पॉलिसी है उसी के तहत काम किया जाएगा ना। इसमें दो बातें हैं, ऑन बोर्ड होना चाहिए, हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक जगह हादसा हो जाता है और उसमें दो चार लोग अगर बुरे हैं तो आप सारे ये इलाके सब अवाम को जितने लोग हैं सब यही बात मैंने शुरू में कही कि कुछ लोगों की वजह से तमाम लोगों को बदनाम या फिर उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। ब्रिगेडियर साहब जल्दी से आपका कमेंट, फिर उसके बाद मुजफ्फर साहब और आरिफ पठानिया साहब के पास जाए। दो चीजें बताना चाहूंगा। मेरे कुछ साथी पैनलिस्ट बड़े काबिल दोस्त हैं और वो बड़े मजे से बोलते हैं कि ऑन बोर्ड लाइए, ऐसे करिए। इनको ये पूछिए जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इनका यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स जो जम्मू कश्मीर में कई सालों से चला आ रहा है, क्या वो फंक्शन करता था? बिकॉज मैं खुद सीआई में रह चुका हूं, काउंटर इंसर्जेंसी में कई बार नौकरी कर चुका हूं और काफी अच्छी अपॉइंटमेंट्स पे इम्पोर्टेंट जगह पे करा हूं। आज जो पहली बार आर्टिकल 370 हटने के बाद ये यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है, ऑफ कोर्स डायरेक्टली अंडर द कमांड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत आ रहे हैं और अच्छी तरीके से काम हो रहा है। ये छोटपुट इंसिडेंट आई कैन कॉल ठीक है, तो जेकेएमसी सवाल कर रही है तो सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब यूनिफाइड हेडक्वार्टर की बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके दौर में ऐसा तो था नहीं। ये मेरी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसे ये जो पैनलिस्ट जो कह रहे हैं उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। यूनिफाइड हेडक्वार्टर बना ही हमारे 2014 के पहले की गवर्नमेंट के साथ था, उसी गवर्नमेंट ने बनाया था और मीटिंग होती थी जिसमें जो है दैट वाज अंडर कमांड ऑफ द डीजीपी, तब भी मीटिंग होती थी, रेगुलरली मीटिंग हुआ करती थी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती थी इधर। ऐसा नहीं है कि वो 2014 के बाद कुछ ऐसा होगा कि बड़े यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर में मीटिंग शुरू होगी, ये बहुत पहले से हो रही है। अभी सारे सदस्य एक ही साथ बात कर रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही। मुजफ्फर साहब आपका रिएक्शन चाहेंगे? ब्रिगेडियर दीवान साहब जो बात कर रहे थे उस पर, फिर उसके बाद आरिफ पठानिया के पास जाऊंगी जल्दी से, वक्त कम। जो है जो बात है वो बात करनी। मुजफ्फर साहब शायद आपको आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? कि अगर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है हाँ। कि अगर आप पीपल्स ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं है, अगर आप अपने लेवल पे इसको काउंटर कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में पिछले 35-40 साल में आप कोई बहुत सारी अचीवमेंट कर चुके हैं, बल्कि पहले से बदतर हो रहे हैं हालात। रजौरी पुंछ, जिस तरह अभी डीआईजी साहब ने कहा, रजौरी पुंछ से आरिफ पठानिया साहब, ये ऑन बोर्ड लाने की बात चल रही है तो आतंकी घटना और आतंकियों की मदद करने वालों से कैसे बातचीत की जाए, सरकार क्या इस हवाले से, क्योंकि कड़ा रुख इख्तियार करती हैं एजेंसियां, हम ये देखते आए हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा कहती हैं तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहता कि समझाया जाए, इन्हें समझाया जाए, उनके साथ एंगेज किया जाए। अगर फिर भी बात नहीं आते हैं बिल्कुल उनके साथ इनके साथ। आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पाई, दोहरा दीजिएगा जरा जल्दी से पठानिया साहब। पठानिया साहब ने शुरुआत में ही कहा कि पहले समझाया जाए फिर उसके बाद उन्हें और बताया जाए, और इसके अलावा उन्होंने आखिर में क्या कुछ कहा हम तक आवाज नहीं पहुंच पाई। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है, कई और बातें करनी थी, कई और सवाल पूछने थे, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का जेकेएलएच प्राइम टाइम में इस विषय पर चर्चा करने के लिए, मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे आज के लिए बस इतना ही। जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज बस इतना ही, कल फिर होगी नए मुद्दे के साथ, बड़े मुद्दे के साथ मुलाकात। देखते रहिए जेकेएलएच न्यूज़ 18। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।